Yes, so hello everyone, Hitesh here. Today we gonna talk about the movie शिद्दत। हॉटस्टार पर हाल ही में रिलीज हुई ये शानदार कहानी जिसने सभी के साथ साथ मेरे भी दिल को छू लिया। ये कहानी एक दमदार स्टोरी लाइन के साथ साथ हमें सच्चाई, दर्द और प्यार से भी रूबरू करवाती है। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ वो तो आपको इस वीडियो में आगे पता चली जाएगा। So now without wasting time, चलिए आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ, जिसकी शुरुआत में हम गौतम और ईरा को देखते हैं जो कि इस वक्त फ्रेंच क्लासेस ले रहे होते हैं। एक अच्छी बॉन्डिंग के चलते आज इनकी शादी है। ये दोनों ही दो अलग अलग माइंडसेट के लोग थे और किसी ने भी नहीं सोचा था कि आज इस मोड़ पर इनकी शादी भी होगी। इसी पार्टी में गौतम सभी लोगों को ये बताता है कि उसके दादाजी को 1949 में टर्की में एक इजिप्शियन औरत ने एक सोल कंपस दिया था और बाद में सोल कंपस को एक अंगूठी के रूप में बदल दिया गया। और ये अंगूठी इतनी लकी है कि ये अंगूठी जिसके पास भी जाती है उसे उसकी ड्रीम गर्ल मिल जाती है। साथ ही इसी कंपस यानी कि इस अंगूठी की मदद से उसकी डैड की मुलाकात उसकी मॉम से हुई और आज गौतम यानी कि उसकी खुद की मुलाकात ईरा से हुई। यहाँ गौतम एक फिलॉसफी भी देता है जिसमें बताता है ईरा को कि अगर तुम एम्स्टरडैम में होती तो मैं तुमसे वहां मिलता, अगर तुम लंदन में होती तो मैं तुमसे वहां मिलता, अगर तुम पेरिस में होती तो मैं तुम्हें वहां भी मिलता। ये हमारी डेस्टिनी थी जिसने हमें एक साथ मिलाया। और इन सारी बातों को पीछे खड़ा जग्गी सुन रहा होता है जो कि इस पार्टी में अपने दोस्तों के साथ बिन बुलाया मेहमान है, यानी कि उसने ये मैरिज क्रैश करी थी। जग्गी आकर इन दोनों की ही जोड़ी की खूब तारीफ करता है और कहता है कि सच्चा प्यार अगर किसी को हो तो बिल्कुल आप जैसा हो। मगर इन दोनों को जग्गी की बातों से लगता है कि इसे तो किसी ने शादी में इनवाइट किया ही नहीं, अगर ये है तो किसकी तरफ से। जग्गी से पूछने पर वो बताता है कि मैं तो अपनी साइड से हूँ। इससे यहाँ पर खड़े लोगों को ये बात पता चलती है कि जग्गी तो पास ही के बॉयज हॉस्टल से बिना किसी इन्विटेशन के इस शादी में घुस चुका है। हालांकि जग्गी वहाँ पर अपने और साथ ही अपने दोस्तों के किए कांड पर माफी भी मांगता है, मगर उसे इस शादी से निकाल दिया जाता है। जिसके बाद में कहानी शिफ्ट होती है 3 साल आगे और यहाँ पर जग्गी कुछ लोगों के साथ में इल्लीगली लंदन जाने की फिराक में है और वो अपना सारा सामान जैसे कि ओरिजिनल पासपोर्ट, उसके लीगल डॉक्यूमेंटेशन, उन सभी को आग में जला देता है ताकि वो कहीं पकड़ा ना जाए और अगर पकड़ा भी जाए तो उसकी रियल आइडेंटिटी किसी के सामने ना आ पाए। वहीं पर उसकी मुलाकात बिलाल नाम के एक लड़के से होती है। बिलाल जग्गी को बताता है कि लंदन में उसका भाई रहता है जो कि इल्लीगली एक प्लेन के व्हील्स के स्पेस के पास बैठकर। तो रिप्लाई में जग्गी भी कहता है कि हाँ, मैं भी किसी खास से लंदन मिलने के लिए जा रहा हूँ। अब चेक पोस्ट आने पर वो अपनी सांस को रोकने के लिए एक पॉलिथिन पहन लेते हैं क्योंकि हर जगह ब्रीदिंग इंडिकेटिंग डिवाइस लगे हुए थे। मगर बिलाल की सांस घुटने लगती है और वो अपनी थैली को खोलकर सांस लेने वाला होता है, लेकिन तभी उसके पास वाला बंदा उसकी थैली को ढकने की कोशिश करता है ताकि कोई भी पकड़ा ना जाए। लेकिन जग्गी उसे देखकर उन पर वार कर देता है क्योंकि अगर बिलाल की 10 सेकंड भी सांस और रुकती तो वो जान से मारा जाता। इसी बीच इन सभी में हाथापाई हो जाती है और ब्रीदिंग इंडिकेटिंग डिवाइस इन लोगों को पकड़ लेती है, जहां पर पुलिस वाले आकर इन्हें डिटेंशन सेंटर में लेकर जाते हैं। अब जैसा कि ये बाय फेस इंडियन और पाकिस्तानी लग रहे थे तो इनसे इन्वेस्टिगेशन के लिए एक इंडियन को ही बुलाया जाता है और वो होता है खुद गौतम। जग्गी गौतम को देखकर उसे बुलाने की कोशिश करता है और साथ ही ये भी कहता है कि क्या आप मुझे जानते हैं, आज से 3 साल पहले मैं आपकी शादी में आया था और आपकी बातों से ही इंस्पायर होकर मैं आज लंदन किसी से मिलने के लिए जा रहा हूँ। मगर गौतम को ये सब बकवास लगता है और इसी के साथ कहानी ऐसे जाती है 3 महीने फ्लैशबैक में, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है ऑल इंडिया स्पोर्ट्स मीट, जहाँ पर जग्गी अपनी टीम के साथ हॉकी की प्रैक्टिस कर रहा होता है। मगर इनकी टीम को तो जलवे देखने थे, यानी कि आंखें सेकने के लिए कुछ लड़कियों को देखना था। तो रोहन उन्हें बताता है कि पास ही की स्विमिंग पूल में काफी जलपरियां घूम रही है, क्यों ना उनके पास जाकर थोड़ी सी आंखें सेक ली जाए। और तभी जग्गी की नजर पड़ती है कार्तिका पर जो कि एक स्विमर होती है। जब कार्तिका जग्गी को अपने ऊपर घूरते हुए देखती है तो वो उसी के पास आने लगती है। तभी जग्गी अपने दोस्तों को कहता है कि फटाफट से मोबाइल निकाल और मेरी बैकग्राउंड में उसके साथ पे एक मस्त सी पिक क्लिक कर ले। लेकिन तभी पीछे से कार्तिका उसे मिडिल फिंगर दिखाती है। तभी वहां पर कार्तिका की बेस्ट फ्रेंड शीना भी पहुंच जाती है और उन लड़कों को हिदायत देती है कि तुमने अभी अभी जो पिक क्लिक करी है उसे हैंड टू हैंड डिलीट कर दो। इसके पापा एक मेजर हैं और तुम्हें किसी भी वक्त तुम्हारी लोकेशन से पकड़कर पुलिस में डाल सकते हैं। लेकिन जग्गी तो भाई साहब इन बातों को एक चैलेंज समझकर उस पिक को इंस्टाग्राम पर अपलोड कर देता है, जो कि अब हैंड टू हैंड वायरल हो जाती है और उस पर करीब 10,000 से ज्यादा लाइक्स भी आ जाते हैं। इस पर शीना और कार्तिका काफी ज्यादा गुस्सा होती है और सीधा मोबाइल लेकर बॉयज हॉस्टल के अंदर घुस जाती है और लड़कों का टॉवल उतारकर उनकी फोटोज क्लिक करने लगती है। लेकिन यह जग्गी कहता है कि पीछे से क्यों, आगे से लेना, और काफी सारे पोजेस देने लगता है।
जिसे देखकर कार्तिका कहती है कि इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा और वो अपना मोबाइल लेकर वापस वहां से चली जाती है। यहाँ स्विमिंग कोच पूरी टीम को डांट रहे होते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी इंप्रूवमेंट तो हो ही नहीं रही है, पास वाली कंपेटिटिव टीम को देखो, वो तुमसे 10 गुना ज्यादा तेज है, अगर इसी तरीके से स्विमिंग करोगी तो कभी जीत नहीं सकती। लेकिन इसी वक्त जग्गी यहाँ पर पहुंच जाता है और कार्तिका को घूरने लगता है। तो कार्तिका उससे कहती है कि अगर मुझे घूरना है तो इससे अच्छा तो जाके पॉन देख ले। मगर इतनी बेइज्जती होने के बावजूद भी जग्गी वहां से नहीं जाता। तो कार्तिका कहती है कि अगर बैठा ही रहना है तो कुछ काम कर, मैं स्विमिंग कर रही हूँ और मेरी टाइमिंग नोट कर। जिसके बाद तो जग्गी उसकी हर एक टाइमिंग को नोट करने लगता है, स्टॉप वॉच के साथ में उसके हर राउंड के सेकंड्स को लिखने लगता है। और जब कार्तिका वापस आकर अपने स्विमिंग रिजल्ट को चेक करती है तो उसे काफी ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट होती है, जिस पर जग्गी कहता है कि तू जीत ही नहीं सकती, तेरे तो वजन ही 300 किलो ओवरवेट है, तेरे कंधे से पहले हरियाणा भटिंडा का बोझ उतार और उसके बाद में स्विमिंग करके देख, फिर देखते कौन जीतता और कौन नहीं। लेकिन कार्तिका कहती है कि तू एवेंजर लेवल का चूतिया है, यहाँ से भाग जा वरना तेरी ऐसी तैसी कर दूंगी। दुम दबाकर जग्गी वहां से भाग जाता है। लेकिन ये बात कार्तिका को काफी ज्यादा बुरी लगती है कि उसने उसे ओवरवेट कैसे कह दिया। इसी बात का बदला लेने के लिए कार्तिका सीधा जग्गी के पास पहुंच जाती है और पूछती है कि आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ये सब कहने की। रिप्लाई में जग्गी कहता है कि तुम्हें स्विमिंग को प्रेशर की तरह नहीं बल्कि अपने एंजॉयमेंट की तरह लेना चाहिए। जब भी कोई इंसान प्रेशर के साथ में कोई चीज करता है तो उसे हार जाने का डर होता है, लेकिन जब कोई इंसान एंजॉयमेंट में किसी चीज को करता है तो उसके मन से हार निकल जाती है और अपने दिल की खुशी के साथ में तो कोई इंसान क्या नहीं कर सकता। जिसके बाद तो अब ये दोनों ही मिलकर एक साथ काम करना शुरू कर देते हैं, जहाँ पर जग्गी अपने हॉकी से मिले एक्सपीरियंस को कार्तिका की स्विमिंग पर अप्लाई कर रहा होता है। और अब देखा जाए तो कार्तिका की स्विमिंग में भी अब धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आने लगता है, मगर ज्यादा मोटिवेशन के चलते जग्गी उसे बुरा भला कह देता है। जवाब में कार्तिका कहती है कि आई वॉज गिविंग माई ब्लडी बेस्ट और तुम्हें ये सब मेहनत दिख नहीं रही है, अगर तुम्हें ज्यादा आता है तो तुम खुद ही क्यों नहीं तैर लेते। और वो जग्गी को पानी में धक्का दे देती है, जिससे हमें ये पता चलता है कि जग्गी को तैरना नहीं आता और वो धीरे धीरे डूबने लगता है। तभी शीना वहां पर कार्तिका को बताती है कि जग्गी तो पानी में डूब रहा है। तभी मौका पाते ही कार्तिका पानी में कूदती है और फटाफट से जग्गी को पानी से बाहर लेकर आती है। लेकिन इस वक्त जग्गी बेहोश हो चुका था और तभी सीपीआर की मदद से कार्तिका उसे जगाने की कोशिश करती है। होश आने पर जग्गी कहता है कि तूने मेरा किस लिया, लेकिन कार्तिका कहती है कि मैं तो तेरी जान बचाने के लिए तुझे सीपीआर दे रही थी और तुझे किस लगता है। और अब धीरे धीरे इन दोनों की ही दूरियां नजदीकियों में बदलने लगती है और अब दोनों ही हर रोज काफी ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, जहाँ पर एक क्लब के अंदर जग्गी यम्मा यम्मा सॉन्ग पर डांस भी करता है, जिसे देख पूरी पब्लिक उसके साथ झूम उठती है। और इस पार्टी के खत्म हो जाने के बाद में जब कार्तिका और साथी जग्गी घर पर पहुंचते हैं तो कार्तिका जग्गी को किस करती है और कहती है कि इसे रियल किस कहते हैं। इसके बाद तो जग्गी भी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और उसी के रूम में सो जाता है। यहाँ मॉर्निंग में जब शीना कार्तिका के फादर से बात कर रही होती है तो उसके फादर बताते हैं कि मैं कल रात से कार्तिका को कॉल कर रहा हूँ मगर वो तो पिक कर ही नहीं रही। तो शीना बताती है कि आजकल वो कुछ ज्यादा ही प्रैक्टिस कर रही है, इस वजह से हो सकता है कि शायद थक चुकी हो। कोई बात नहीं अंकल, मैं उससे बात करती हूँ। और जैसी वो रूम में आती है तो वहां पर तो जग्गी और कार्तिका को सोया पाती है। यू नो व्हाट इट मींस। और अब फाइनली वो दिन आ चुका होता है जिस दिन कार्तिका का स्विमिंग कंपटीशन होता है। यहाँ पर उसके मदर फादर भी आते हैं और साथ ही जग्गी भी उसे काफी ज्यादा चेयर अप कर रहा होता है। हालांकि उसके फादर को ये बात पसंद नहीं आती है, लेकिन फाइनली जग्गी के चेयर अप करने की वजह से कार्तिका उस कंपटीशन को जीत जाती है। जब वो अपना मेडल लेकर अपने पेरेंट्स के पास पहुंचती है तो जग्गी भी वहां पर आता है। तो कार्तिका बताती है कि ये मेरा फ्रेंड है और इसने मेरी स्विमिंग में काफी ज्यादा हेल्प करी है। तभी उसकी मॉम उसकी शादी का कार्ड लेकर उसे बताती है कि 3 महीने बाद जो तुम्हारी शादी है उसके लिए ये कार्ड कैसा रहेगा। हालांकि जग्गी को इस बारे में नहीं पता था और ये बात सुनकर वो काफी ज्यादा शॉक में चला जाता है। और तभी वहां पर कार्तिका के फादर कहते हैं कि हाँ, जग्गी को भी शादी में जरूर आना चाहिए, तुम भी मोस्ट इनवाइटेड हो। यहाँ पिंकी और रोहन जग्गी का मजाक उड़ाने लगते हैं और कहते हैं कि बेटा तेरी तो किस्मत ही फूटी है, उसकी तो शादी होने वाली है 3 महीने बाद, आखिर तू क्या करेगा अब। जिस पर गुस्से में आकर जग्गी सीधा उसके हॉस्टल के बाहर पहुंच जाता है और कार्तिका को जोर जोर से चिल्लाकर बुलाता है। जब नीचे कार्तिका पहुंचती है तो वो उससे पूछती है कि आखिर मैटर क्या है। तो जग्गी कहता है कि तेरी शादी के बारे में तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया और आज मुझे ये खबर तेरे पेरेंट्स से पता चल रही है, आखिर हम दोनों के बीच में चल क्या रहा है। तो कार्तिका कहती है ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, हमारे बीच में जो भी हुआ वो सब कुछ एक नॉर्मल था, कैजुअल सेक्स तो होता ही है फ्रेंडशिप में, हमारे बीच अब जो कुछ भी था सब कुछ खत्म। तो गुस्से में जग्गी कहता है कि ठीक है, मैं मेरे मोबाइल से तेरा नंबर भी ब्लॉक कर रहा हूँ, कॉल करके देख। तो यहाँ पर अब कार्तिका भी थोड़ी सेंटी हो जाती है और कहती है कि ठीक है, जो भी हुआ उससे मूव ऑन करते हैं और कल जो भी हुआ उसके बारे में भूल जाओ। यहाँ पर शाम को ये लोग एक पार्टी में बैठे होते हैं और तभी यहाँ पर जग्गी कार्तिका से बात करता है। तो कार्तिका कहती है कि शादी ही तो एक इंसान की एक फाइनल डेस्टिनेशन होती है। 60 सालों के बाद में फेस पर झुर्रियां पड़ जाती है, काफी सारे बच्चे पैदा हो जाते हैं, फिर शादी के अंदर इरिटेशंस क्रिएट हो जाते हैं क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती है। तो जग्गी कहता है कि इतना लोड लेना ही क्यों है, मेरे साथ रहे, खुश रहेगी, मस्त घूमेंगे फिरेंगे, नाचेंगे गाएंगे, ऐश करेंगे और क्या। मगर कार्तिका कहती है कि वो ये शादी सेटल होने के लिए कर रही है, ये रोज
देना, घूमना फिरना, नाचना गाना बस कुछ ही दिनों के लिए अच्छा लगता है, बाकी फ्यूचर के बारे में भी तो किसी को सोचना पड़ता है। तो रिप्लाई में जग्गी कहता है कि तू शादी करने निकली है या किसी मिशन पर निकली है। मगर कार्तिका कहती है कि मैंने अपने लाइफ में कई सारे ऐसे रिश्ते देखे हैं जो कि बनते हैं और जल्द ही टूट भी जाते हैं, और जाहिर सी बात है अगर हम दोनों एक दूसरे को ज्यादा जानेंगे ही नहीं तो झगड़े कभी होंगे ही नहीं, तो हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स ही अच्छे हैं। मगर तभी जग्गी कार्तिका को आई लव यू कह देता है और पूछता है कि क्या तू मुझसे शादी करेगी। लेकिन अब जबकि कार्तिका की शादी की बात ऑलरेडी चल रही थी तो कार्तिका उससे कहती है कि ठीक है, अगर मेरी शादी के वक्त तू लंदन में आ गया और मेरे फेरे होने से पहले तू वहां पर पहुंच गया तो मैं तेरी बात मान जाऊंगी और तेरे साथ चलने के लिए तैयार हो जाऊंगी। और इसी वक्त जग्गी उस शादी की कार्ड पर करण का नाम काट कर जग्गी लिख देता है और हमेशा के लिए उसकी बात को दिल में इस कदर बिठा लेता है जैसे कि मानो अब उसके दिल में कार्तिका के लिए एक शिद्दत पैदा हो चुकी थी। जिसके बाद में कहानी अगेन आती है प्रेजेंट टाइम में और यहाँ पर हम गौतम और जग्गी को देख पाते हैं। गौतम उससे पूछता है कि आखिर तुम यहाँ तक कैसे पहुंचे। तो रिप्लाई में जग्गी बताता है कि मैंने एक एजेंट को वीजा बनवाने के लिए दिया मगर वो मेरा पैसा लेकर भाग गया और फिर मुझे इल्लीगल वे से यहाँ पर आना पड़ा क्योंकि मैं कार्तिका से काफी ज्यादा प्यार करता हूँ और आप ही से तो मैं प्यार करना सीखा हूँ, आप ही तो मेरी इंस्पिरेशन है। याद है आपने आपकी शादी में ईरा को क्या कहा था कि अगर तुम एम्स्टरडैम में होती तो मैं तुम्हें वहां मिलता, अगर तुम लंदन में होती तो मैं तुम्हें वहां मिलता, अगर तुम अमृतसर या भटिंडा होती तो मैं तुम्हें वहां मिलता। तो बस देख लीजिए आज मैं यहाँ पर हूँ। तो गौतम उसे बताता है कि लाइफ के हमेशा दो पहलू होते हैं, तूने एक पहलू तो देख लिया, क्या दूसरे पहलू के बारे में तुझे पता है? चल मैं तुझे बताता हूँ कि उसके बाद का पहलू क्या है। जहाँ पर कहानी अगेन 3 महीने फ्लैशबैक में जाती है। इस वक्त गौतम और ईरा एक 5 स्टार होटल से लड़ते हुए बाहर निकल रहे होते हैं, जहाँ पर गौतम ईरा को बताता है कि तुम मेरी बीवी की हैसियत से यहाँ पर आई हो, ना कि कोई इंडियन पॉलिटिशियन की हैसियत से जो कि हर वक्त मेरे सीनियर्स के साथ में इंडिया को लेकर झगड़ती रहती हो। हर वक्त अपने जज्बातों को बाहर निकालना सही नहीं रहता, अगर मेरे साथ हो तो मेरे भी जज्बातों की केयर करो। और अब देखते ही देखते इन दोनों की इन बातों से ईरा के दिल में भी इस रिलेशन को लेकर खटास पैदा हो जाती है। उसे ये लगने लगता है कि गौतम अब पहले जैसा नहीं रहा, उनके बीच का प्यार अब खत्म हो चुका है सिर्फ उसकी जॉब की वजह से। गौतम के लिए अब उसका काम ही उसकी प्रायोरिटी है। तभी वहां पर एक इंडियन बच्चा की चेन बेचने के लिए उनके पास पहुंचता है। तो ईरा उस बच्चे से पूछती है कि क्या तुमने खाना खाया? तो वो लड़का कहता है कि नहीं, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। तभी ईरा उसके लिए कुछ खाने के लिए लेने के लिए जाती है। तभी वहां पर गौतम उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर कैसे आए? तो वो बच्चा बताता है कि मेरे साथ साथ 40-50 और लोग भी हैं जो कि इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश से यहाँ पर इलीगली तौर पर रह रहे हैं, क्योंकि ना ही तो उनका इमिग्रेशन क्लियर है और ना ही कोई वर्क परमिट। अगले दिन ब्रेकफास्ट करते वक्त टीवी पर एक न्यूज आ रही होती है जिसमें ईरा देखती है कि करीब 40-50 इलीगली रहने वाले लोगों को लंदन पुलिस ने उन्हें अपनी कस्टडी में ले लिया है। तो ईरा को ये बात खटकती है और वो आकर गौतम से पूछती है कि क्या तुमने पुलिस वालों को इन्फॉर्मेशन दी? तो अब गौतम भी उसे सच बता देता है कि हाँ, मैंने ही पुलिस वालों को बताया क्योंकि वो लोग इलीगली तौर पर यहाँ पर रह रहे थे। अगर तुम्हारे घर में कोई घुसेगा तो क्या तुम उसे रहने दोगी? तो ईरा कहती है इट्स नॉट इंडिया, इट्स लंदन। यहाँ पर लोग आ जाते हैं, उन्हें भी जिंदगी जीने का हक है, तुम किसी की जिंदगी यूं ही छीन नहीं सकते। जहाँ पर एक तरफ तो ईरा के लिए मौजूदा हालात प्रायोरिटी रखते थे, वहीं पर गौतम के लिए अपनी नेशनैलिटी प्रायोरिटी पर थी क्योंकि वो एक गवर्नमेंट सर्वेंट था और एम्बेसी में जॉब किया करता था। फिर गौतम जग्गी को पूछता है क्या तुम इस वक्त भी मेरी बातों से इंस्पायर हो? लाइफ कभी भी सेम नहीं रहती जग्गी, मैं तुम्हें डिपोर्ट कर रहा हूँ और 2 दिनों बाद तुम्हें इंडिया भेज दिया जाएगा। इस बात को सुनकर जग्गी परेशान हो जाता है और वो गौतम से नजर चुराकर भाग रहा होता है और सीधा भागकर अपने दोस्तों के पास पहुंचता है जहां पर उसकी मुलाकात बिलाल से होती है। तभी वहां पर वो लोग भी आ जाते हैं जो कि इस वक्त पेरिस में फंसे हुए होते हैं और वो जग्गी को सामने देखते ही उसे मारने पीटने लगते हैं और कहते हैं कि सिर्फ तेरी वजह से हम यहाँ पेरिस में फंस गए, अगर उस दिन तूने बिलाल को बचाया ना होता तो आज हम सब भी लंदन में होते। तभी बिलाल कहता है कि अगर हमारे पास थोड़े पैसों का जुगाड़ हो जाए तो हम यहाँ से निकल सकते हैं। तो रिप्लाई में जग्गी कहता है कि हाँ, अगर पैसों की बात है तो उसका काम मैं करवा सकता हूँ। और वो पास ही के एक शख्स से फोन लेकर सीधा कार्तिका को कॉल लगाता है। अब हालांकि उन्हें 3 महीने हो चुके थे बिना बात किए, तो वो पहले अपनी दिल की बातें उससे कहने लगता है। तो वहां पर खड़े लोगों को लगता है कि ये पैसों की बात तो कर नहीं रहा और किसी लड़की से इश्क फरमा रहा है, इसलिए वो लोग उसे खूब मारते हैं, खूब पीटते हैं। मगर जग्गी फिर भी उससे बात करना नहीं छोड़ता और बताता है कि मैं तुझसे मिलने के लिए, तेरी शादी को तोड़ने के लिए लंदन आ रहा हूँ, क्या तू तैयार है मेरे साथ शादी करने के लिए? मैं इस वक्त फ्रांस में पहुंच चुका हूँ। मगर वो लोग जग्गी को इतना पीट रहे होते हैं कि उसका कॉल वहीं पर कट जाता है और जब शीना अगेन कॉल मिलाती है तो उसे पता चलता है कि हाँ, जग्गी सच कह रहा था, उस नंबर से कॉल पेरिस से ही आया था। इतनी मारपीट की वजह से जग्गी काफी ज्यादा घायल हो जाता है, इसीलिए उसे हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है और तभी हॉस्पिटल में उससे मिलने के लिए गौतम आता है और उसे अपने साथ पुलिस कस्टडी में लेकर जाने लगता है। लेकिन तभी वहां पर गौतम का फ्रेंड मातियास बताता है कि इस वक्त सारे पुलिस वाले घर पर जा चुके हैं और आज वीकेंड है। इंडिया की तरह हम लोग शनिवार और रविवार पर काम नहीं करते। 2 दिन
तो ये स्टेशन बंद रहेगा और अब न चाहते हुए भी गौतम को जग्गी को अपने साथ अपने घर लेकर जाना पड़ता है। रास्ते में जाते वक्त जग्गी को एक समुद्र दिखता है तो जग्गी गौतम से पूछता है कि उसके पार क्या है। गौतम बताता है कि उसके पार इंग्लैंड है और इसे इंग्लिश चैनल कहा जाता है जिसकी यहाँ से दूरी 20 मील है। तो जग्गी कहता है कि 20 मील तो मैं यूं ही तैर कर पहुंच जाऊंगा, मुझे यहाँ से जाने दो। तो गौतम कहता है तू पागल है क्या, इतनी रात को पानी का टेम्परेचर इतना डाउन है कि तू जाएगा और 10 मिनट में तेरी कुल्फी बन जाएगी। खैर वैसे भी अच्छा ही है, मेरे सर से कम तेरा पीछा तो छूटेगा और पोस्ट गार्ड वालों को जब तेरी लाश मिलेगी तो मैं तो यही बोल दूंगा कि ये मुझसे बचकर भाग रहा था और पानी में डूबकर मारा गया। फिर ये दोनों ही रात का डिनर करने के लिए एक छोटे से रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं। वहां पर एक सुंदर सी लड़की जग्गी के पास से गुजरती है तो जग्गी उसे घूर घूर कर देखने लगता है। तभी वहां पर गौतम उसे समझाता है कि देख, जिंदगी एक बूफे की तरह है, सबसे पहले सैलेड आता है, उसके बाद में मेन कोर्स और उसके बाद में आता है डेजर्ट। लड़कियां भी इसी तरीके से ये बेटे, इनमें काफी सारी वैरायटीज आती है। तूने तो सोचा कि बस सैलेड ही तेरा फुल प्लेट है और तू बस उसी को खाकर जिंदा रहना चाहता है, बाकी और वैरायटीज को भी तो ट्राई कर। अब जा और जाकर उस लड़की को एक ड्रिंक ऑफर कर, ये ले थोड़े पैसे, क्योंकि 2 दिनों बाद तो तू वैसे भी डिपोर्ट होने वाला है, जा जी ले अपनी जिंदगी। तभी जग्गी उस लड़की के पास जाता है और उसे एक एड्रेस लेकर वापस आता है। रास्ते में जाते वक्त जग्गी गौतम को कहता है कि हमें इस एड्रेस पर जाना है। तो गौतम कहता है कि मैं तेरे लिए किसी लड़की का एक ड्राइवर नहीं बन सकता जो कि लाऊं और तुझे छोड़कर भी जाऊं। तो जग्गी कहता है नहीं नहीं भाई, मैं उसके घर नहीं जा रहा, मैंने उसकी ड्रेस जहां से उसने खरीदी है बस उसका एड्रेस लिया है, क्योंकि मैं वैसे ही सेम टू सेम ड्रेस कार्तिका को शादी पर गिफ्ट करना चाहता हूँ और पैसे तो आपने मुझे दे ही दिए, तो चलो। और फिर आता है इस मूवी का लिटरली वन ऑफ माय फेवरेट सीन, जहां पर वो टेलर जो कि इंग्लिश नहीं समझ पाता और फ्रेंच में उससे पूछता है कैस केला ताई, यानी कि व्हाट इज द साइज ऑफ दैट गर्ल जिसकी तुम ड्रेस लेने के लिए यहाँ पर आए हो। अब ना तो जग्गी की इंग्लिश इतनी परफेक्ट थी और फ्रेंच को तो तौबा तौबा। तो वो वहां पर कार्तिका को फील करके उसे बताने लगता है कि ये उसकी हाइट है, ये उसके शोल्डर है और ये उसकी कमर है, जिसे गौतम और वो टेलर भी खड़ा खड़ा देख रहा होता है। और जब फाइनली ड्रेस चूज हो जाती है तो जग्गी उस टेलर को पैसे देने लगता है। तो वो कहता है कि तुम्हारे लिए 50% डिस्काउंट, जिस पर जग्गी काफी खुश होता है। और ये दोनों ही अब गौतम के घर आ चुके होते हैं। अकेले बैठा गौतम ईरा के साथ अपनी पुरानी वीडियोस को देख रहा होता है। तभी वहां पर जग्गी पहुंच जाता है और कहता है कि वो फील कर सकता है आप दोनों के बीच का प्यार। जग्गी गौतम को उन दोनों की रिलेशनशिप के बारे में भी पूछता है तो गौतम कहता है कि इस वक्त वो दोनों साथ नहीं रहते क्योंकि उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। जवाब में जग्गी कहता है कि आखिर आपने इस मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करने की क्या कोशिश करी, क्या कभी उनसे बात करी, उन्हें डिनर या फिर लंच के लिए इन्वाइट किया, उनके हाथ जोड़े या फिर कभी मत्था उनके पैरों में रगड़ा? क्योंकि अगर मेरे सामने कोई रिलेशनशिप इस मिसअंडरस्टैंडिंग जैसी फालतू चीज पर खत्म हो रहा होता तो मैं तो ऐसा कभी नहीं करता। और बातों ही बातों में जग्गी गौतम का फोन चुराकर सीधा ईरा को कॉल लगा देता है और जैसे ईरा कॉल पिक करती है तो वो फोन को गौतम को पकड़ा देता है। ईरा हेलो हेलो बोलती है तो फाइनली गौतम भी कहता है कि हाँ मुझे तुमसे बात करनी थी। वहीं रिप्लाई में ईरा भी कहती है कि हाँ मैं भी तुमसे मिलने के बारे में सोच रही थी, क्यों ना कल दोपहर में एक लंच हो जाए। और जब ये दोनों ही लंच करने के लिए वहां पर पहुंचते हैं तो जग्गी पीछे से गौतम को बूस्ट अप दे रहा होता है। तो ईरा पूछती कि आखिर ये कौन है। गौतम बताता है कि एक लंबी कहानी है, वेल मुझे तुमसे बात करनी थी इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया। तभी ईरा गौतम के सामने एक बड़ा सा लिफाफा रख देती है और कहती है कि इसके अंदर डाइवोर्स पेपर्स हैं, मैं तुम्हारे साथ अब और नहीं रहना चाहती। अब यहाँ पर गौतम तो ईरा के साथ में अपनी दूरियों को मिटाने के लिए आया था और इन डाइवोर्स पेपर्स को देखकर तो उसका दिमाग घूम जाता है और वो गुस्से में जग्गी को अपने साथ लेकर वहां से निकल जाता है। वो इतना ज्यादा गुस्सा होता है कि जग्गी को कहता है कि तू जाना चाहता ना तैर कर, ले स्विमिंग पूल है इसके अंदर जरा वहां तक 4 राउंड मारकर दिखा। अब जग्गी भी उसके अंदर जाकर तैर कर सामने तक पहुंचने की कोशिश करता है और जैसे ही बॉर्डर पर अपना हाथ टच करता है तो गुस्से में आया गौतम उसे कहता है कि वहां पर तुझे कोई बॉर्डर नहीं मिलेगा, ना ही कोई सहारा मिलेगा और ना ही पैरों के तले कोई जमीन होगी, तुझे 20 मील तैर कर जाना पड़ेगा, अगेन ट्राई कर। जग्गी काफी कोशिश करता है, बहुत बार तैरता है, काफी सारे राउंड्स मारता है, थक जाता है, वो ऊपर आने की कोशिश करता है मगर फिर भी गौतम उसे पानी में धक्का दे देता है क्योंकि इस वक्त तो गौतम के ऊपर ईरा का रिजेक्शन सवार था। और अब फाइनली गौतम जग्गी को उसके कमरे में 2 दिनों के लिए मंडे तक कैद कर देता है और कहता है कि तुम तब तक बाहर नहीं निकलोगे जब तक मैं तुम्हें यहाँ से डिपोर्ट नहीं करवा देता। इस रात गौतम काफी परेशान होता है इसलिए वो रात भर दारू पीता है। अगली सुबह उसके दरवाजे पर ईरा खड़ी होती है और कहती है कि तुमने मुझे रात को 10 बार कॉल किए, मैं तुम्हें वापस कॉल कर रही थी मगर तुमने तो जवाब ही नहीं दिया। ये सुनकर गौतम कहता है कि मेरा फोन तो मेरे पास था ही नहीं, तो आखिर तुम्हें कॉल किसने किया। और जब वो जाकर जग्गी का कमरा चेक करता है तो पता चलता है कि जग्गी तो वहां से भाग चुका है और साथ ही उनके लिए एक नोट छोड़कर गया है जिसमें लिखा होता है कि वो इंग्लैंड जा रहा है कार्तिका से मिलने के लिए और अगर उसने ये कोशिश नहीं करी तो वो जीते जी ही मर जाएगा। और जिस कोशिश में शिद्दत ना हो तो वो कोशिश किस काम की। जब हम जग्गी को समुद्र की ओर बढ़ते हुए देखते हैं, इसका नाम होता है इंग्लिश चैनल। साथ ही यहाँ पर जग्गी ने कार्तिका के लिए एक
वॉइस मेल छोड़ा होता है जिसके अंदर वो काफी सैड साउंड कर रहा होता है और कार्तिका को ये बताता है कि वो जल्द ही उससे मिलने के लिए इंग्लैंड आ रहा है। इस वॉइस मेल को पाकर कार्तिका परेशान हो जाती है और वापस से कल रात को जिस नंबर से कॉल आया था उस पर कॉल करती है और वो नंबर होता है गौतम का। जब कार्तिका की गौतम से बात होती है तो वो कहती है कि क्या मैं जग्गी से बात कर सकती हूँ, तो गौतम बताता है कि वो इस वक्त मिसिंग है, वो घर से भाग चुका है और वो तुमसे मिलने के लिए आया है। इस पर कार्तिका परेशान हो जाती है और कहती है कि आज के टाइम में कोई ऐसा करता है क्या, इट्स 2021। गौतम कहता है कि सब कुछ काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और इस वक्त मुझे उसको ढूंढना ही मेरी प्रायोरिटी है, इसलिए मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। तभी ईरा उससे मैटर के बारे में पूछती है कि आखिर हुआ क्या है, तो गौतम बताता है कि जग्गी इंग्लिश चैनल को पार करके पेरिस से लंदन पहुंचना चाहता है, जो कि एक सुसाइड से बढ़कर और कुछ नहीं है। तो ईरा कहती है कि वो भी उसके साथ चलेगी, एक रिलेशनशिप किसी की जान से बढ़कर नहीं हो सकता। यहाँ हम कार्तिका को देख पाते हैं जिसकी शादी हो रही होती है। वो इस वक्त काफी ज्यादा टेंस होती है और हर वक्त अपने फोन को चेक कर रही होती है कि कहीं जग्गी का कॉल तो ना आ जाए। वहीं पर सीन शिफ्ट होता है जग्गी की तरफ, जो कि एक स्विमिंग सूट पहनकर 20 मील की पानी की दूरी को तय करने के लिए उसमें कूद चुका होता है। वो अपनी पूरी जान लगा देता है और तैरता तैरता आगे बढ़ता जाता है, लेकिन पानी का दबाव, वहां की ठंड और साथ ही उसकी गहराई उसे अंदर खींचने लगती है और कुछ ही दूरी पर आगे जाकर वो पानी में डूबने लगता है। लेकिन तभी वहां पर गौतम के भेजे हुए कुछ पोस्ट कार्ड्स पहुंच जाते हैं और उसकी जान बचाकर उसे घर में ले आते हैं। गौतम फिर से कार्तिका को कॉल लगाता है और कहता है कि अगर जग्गी तैरकर तुम्हारे पास आ जाता तो क्या तुम सचमुच उससे शादी कर लेती? अगर इसका जवाब हाँ है तो तुम्हारी मुश्किलें आसान हो जाएगी और अगर इसका जवाब ना है तो फिर तो तुम्हें किसी बात की टेंशन होनी नहीं चाहिए। लेकिन इस वक्त कार्तिका काफी ज्यादा परेशान होती है क्योंकि उसे अब जग्गी की फिक्र होने लगती है। इसीलिए वो जाकर अपने फादर को सब कुछ सच सच बता देती है और कहती है कि वो जग्गी से प्यार करती है और वो करण के साथ ये शादी नहीं करना चाहती। जहाँ एक तरफ तो लंदन के अंदर इनकी शादी पर बातचीत चल रही होती है, वहीं दूसरी ओर पेरिस में एम्बेसी में काम करने वाला गौतम इलीगल वे में जग्गी का वीजा बनाने लगता है ताकि वो लंदन जाकर कार्तिका को पा सके। मगर यहाँ लंदन में हालात काफी ज्यादा बिगड़ चुके होते हैं और इस वक्त कार्तिका के फादर उसे ऊपर के कमरे में कैद कर देते हैं और कहते हैं कि तुम तब तक बाहर नहीं निकलोगी जब तक करण के साथ तुम्हारे फेरे नहीं हो जाते हैं। यहाँ पर रात हो चुकी थी और सुबह से कार्तिका ने कुछ नहीं खाया होता है। तभी वहां पर कार्तिका की फ्रेंड शीना पहुंचती है और उनके पेरेंट्स को समझाती है कि वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, वो मेरी बात जरूर मानेगी, मुझे एक बार उससे बात करने दीजिए। और तभी वो एक पिज्जा बॉक्स में एक मोबाइल को लेकर कार्तिका की बात जग्गी से करवाती है। जग्गी उसकी आवाज सुनकर काफी खुश होता है और कहता है कि मैं जल्द ही तुमसे मिलने के लिए लंदन आ रहा हूँ, क्या मेरे आने पर तुम वो शादी तोड़ दोगी? जिस पर कार्तिका भी हाँ कहती है। मगर इन्हीं बातों में जग्गी काफी हड़बड़ा भी रहा होता है, उसके मन में हिचकिचाहट होती है और वो कार्तिका से सिर्फ एक बात पूछता है कि क्या तुम वो 10 कदम चल पाओगी जब मैं तुम्हारे सामने आऊंगा, क्योंकि मैं तो तुम्हारे लिए 10,000 कदम चलकर आया हूँ। और अब कार्तिका भी इसे दिल से एक्सेप्ट कर लेती है। जिसके बाद में सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट मॉर्निंग और यहाँ पर गौतम लीगल वे में जग्गी को पेरिस से लंदन की फ्लाइट करवा रहा होता है। मगर इसी बीच बिलाल आकर पुलिस स्टेशन में सारी बातें बता देता है कि एक इमिग्रेंट इलीगल वे में पेरिस से लंदन की ओर जा रहा है और तभी सारे पुलिस वाले एक्टिव होकर सीधा पेरिस एयरपोर्ट यानी कि सीडीजी शार्ल डी गॉल पहुंच जाते हैं। वहीं पर उन पुलिस वालों की मुलाकात गौतम से भी होती है और वो उसे भी अंडर अरेस्ट करने वाले होते हैं। लेकिन तभी गौतम इन बातों से इनकार कर देता है कि वो जग्गी को जानता ही नहीं है और साथ ही जिस शख्स की ये लोग तलाश कर रहे हैं उस नाम का तो कोई शख्स है ही नहीं, क्योंकि गौतम ने ऑलरेडी जग्गी का पासपोर्ट अजीत नागर के नाम से बना दिया था। वेल व्हाट अ कोइंसिडेंस, माय नेम इज हितेश नागर और उसने जिसका पासपोर्ट नाम शिफ्ट किया उसका नाम अजीत नागर। वेल कमिंग बैक टू द मेन स्टोरी, यहाँ पर पुलिस वाले जग्गी को कुत्तों की तरह ढूंढ रहे होते हैं और वहीं पर जग्गी को भी इस बात का पता चल चुका होता है कि अगर मैं इस बस में से उतरा और पुलिस वालों ने मुझे देख लिया तो मैं सीधा डिपोर्ट होकर या तो जेल जाऊंगा और या फिर इंडिया जाऊंगा। इसीलिए वो प्लेन के व्हील स्पेस में जाकर छिप जाता है और तभी उसे बिलाल की कुछ पुरानी बातें याद आती है, जहां पर बिलाल ने अपने भाई के ट्रैवल के बारे में उसे बताया था। उसका भाई भी इसी तरीके से इलीगल वे में लंदन पहुंचा था। बिलाल बताता है कि जब प्लेन काफी ऊंचाई पर होगा तो हवा का दबाव कम हो जाएगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और साथ ही ठंड बढ़ जाएगी, सफर कटना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर बेहोश हो जाओ तो कुछ बात बन सकती है, मगर तुम्हें तब होश में आना पड़ेगा जब प्लेन लैंड होने वाला होगा। जहाँ एक तरफ तो गौतम प्लेन के अंदर बैठकर जग्गी के बारे में सोच रहा होता है कि आखिर वो गया तो कहाँ गया, वहीं दूसरी तरफ जग्गी प्लेन के अंदर व्हील स्पेस में बैठा ठिठुर रहा होता है। उस पर इतना ज्यादा प्रेशर था कि वो इस वक्त बेहोश हो चुका था। लेकिन आंख खुलने के बाद में वो सीधा पहुंच जाता है कार्तिका से मिलने के लिए उसकी शादी में और कार्तिका भी अब उसकी शादी तोड़कर हमेशा के लिए जग्गी के साथ रहने के लिए तैयार हो जाती है। वो दोनों ही काफी खुश होते हैं, मगर ये सब कुछ तो एक सपना था जग्गी का। और इसी वक्त हम देख पाते हैं कि रियल टाइम के अंदर उस प्लेन के व्हील्स खुल जाते हैं और बेहोशी में पड़ा जग्गी उसी स्पेस से नीचे गिर जाता है। वेल
दिस वॉज अ वेरी सैड एंडिंग जहाँ पर जग्गी की जान चली जाती है। अब यहाँ पर गौतम कार्तिका की शादी को अटेंड करता है और साथ ही उसे बताता है कि जग्गी तुमसे मिलने के लिए आने वाला था, मगर उसकी रास्ते में एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई। जिसे सुनकर तो कार्तिका के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। गौतम उसे जग्गी की खरीदी हुई ड्रेस देता है और बताता है कि वो तुमसे काफी ज्यादा प्यार करता था। इसे सुनकर तो कार्तिका फूट फूट कर रोने लगती है, जिसके बाद में गौतम हिम्मत जुटाकर ईरा से मिलता है और उसे अपने प्यार का इजहार करते हुए उसके साथ जिंदगी भर बिताने का वादा करता है। जिसके बाद में कहानी शिफ्ट होती है 1 साल आगे, जहाँ गौतम जग्गी की शिद्दत से भरी लव स्टोरी को बाकी सभी को सुना रहा होता है। साथ ही यहाँ पर कार्तिका भी बैठी होती है उसी ड्रेस को पहनकर जो जग्गी ने उसे खरीद कर दी थी। वैसे तो कार्तिका का दिल काफी भरा हुआ था, लेकिन फिर भी वो वहां मौजूद लोगों को कहती है कि हम जग्गी के लिए इतना सैड माहौल नहीं बना सकते। वो एक खुशनुमा दिल का इंसान था और आज इस दिन को हम सभी खुशी के साथ बिताएंगे। और तभी वो जग्गी के उसी सॉन्ग यम्मा यम्मा पर डांस करने लगती है और साथ ही अपने और जग्गी की पिक्चर्स को देखकर स्माइल करती है। और इसी के साथ ये शानदार कहानी यहीं पर खत्म होती है। सो गाइज, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरीके की मूवीज इस चैनल पर लाता रहता हूँ। मेरे मेन चैनल हितेश नागर पर करीब 7 लाख सब्सक्राइबर हो चुके हैं, तो मैं चाहता हूँ कि जो लोग इस चैनल पर नए आए हैं इसे भी करीब 1 लाख सब्सक्राइबर तक तो पहुंचाओ, ताकि मुझे आगे और वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। एंड गाइज, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लॉन्ग वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।